नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बारे में। उदारीकरण की नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार आए। अब उदारीकरण क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, लेकिन एक बार और थोड़ा सा उसका अर्थ समझ लेते हैं, जिससे वित्तीय क्षेत्र में आसानी से समझ आ जाएगा। तो उदारीकरण का मतलब है एक सीमा तक अंकुश लगाना, मतलब अर्थव्यवस्था को कानूनी नियंत्रण से मुक्त करना या कानूनी प्रतिबंधों से मुक्त करना उदारीकरण है। तो जब अर्थव्यवस्था पर सरकार के अनावश्यक नियंत्रण थे, अनावश्यक कानून थे, तो इससे अर्थव्यवस्था को एक सीमा तक मुक्त कर दिया गया। तो वित्तीय क्षेत्र में इससे क्या फायदा हुआ वो हम समझते हैं। तो लिखा है यहाँ, वित्त के क्षेत्र में, वित्त मतलब क्या होता है, पैसा, है ना। तो वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्था सम्मिलित थी। सम्मिलित का मतलब क्या होता है, शामिल थी। यहाँ पर समझते हैं कि निवेश बैंक क्या होता है। निवेश बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश को भी क्या करता है, पैसा देता है। स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बाजार, ठीक है। ये एक ऐसा बाजार होता है जहां हम घूमने नहीं जाते हैं, जहां कंपनियों के साथ क्रय विक्रय होता है, किसका, अंशों का। फिर आता है विदेशी मुद्रा बाजार। ये एक ऐसा बाजार होता है जहां मुद्रा का क्रय विक्रय होता है और यहाँ पर मुद्रा की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण भी होता है। तो ये जो वित्तीय संस्थाएं थी, ये सब किस में सम्मिलित थी, वित्त के क्षेत्र में। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित थी, ठीक। तो अब इनमें क्या चेंजेस आया वो आगे पढ़ते हैं। एक एक का अर्थ जानेंगे तभी तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ऐसे बोल दूं निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको कैसे समझ आएगा कि ये वित्तीय संस्थाएं कैसी होती है और क्या कार्य करती है, ठीक है। फिर आगे लिखा है, भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। नियमन का मतलब होता है कि बैंक कैसे काम करे, बैंक का संचालन कैसे हो, बैंक कौन से कार्य करे, कौन से कार्य न करे, इस सब के संबंध में कानून कौन बनाता है, रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता था। वित्तीय संस्था हमने भी पढ़ी, स्टॉक एक्सचेंज, निवेश बैंक, है ना, विदेशी मुद्रा बाजार, ये सब पढ़ा। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि देश की जो वित्तीय क्षेत्र में जो वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है, उन वो सब अपना कार्य कैसे करें, इन सब के बारे में नियम कौन बनाती है, रिजर्व बैंक। और उन्हें कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, इस बात का निर्धारण भी रिजर्व बैंक करती थी। फिर आगे लिखा, रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। नियत मतलब निर्धारित करता है कि कोई भी बैंक अपने पास कितना पैसा रख सकता है, कितना पैसा उधार दे सकता है, किस दर से दे सकता है, मतलब ऋण किस दर से दे सकता है ना। इनका निर्धारण भी रिजर्व बैंक ही करती थी। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता था। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। मतलब उदारीकरण की नीति के तहत क्या हुआ कि वित्त के क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं काम करती थी, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं काम करती थी, तो उन सबके लिए रिजर्व बैंक निर्णय ले रहा था। तो उदारीकरण की नीति के अंतर्गत ऐसा हुआ कि अब रिजर्व बैंक को इन सब से हटा दिया गया। अब रिजर्व बैंक को क्या कर दिया गया, उनका सहायक ही बना दिया गया। मतलब रिजर्व बैंक अब सहायता करेगा, ना कि उनके लिए निर्णय लेगा, नियम बनाएगा। केवल उसकी भूमिका एक सहायक की कर दी गई कि हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी तो रिजर्व बैंक हमारी सहायता करेगा, ठीक। फिर आगे लिखा है, इसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि उदारीकरण क्या है, नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। तो यहाँ पर भी वित्तीय क्षेत्र पर रिजर्व बैंक के अधिकार थे। रिजर्व बैंक सभी बातों का निर्णय ले रही थी, तो रिजर्व बैंक के नियंत्रण को हटा दिया गया, उसकी भूमिका एक सहायक के रूप में कर दी गई, एक हेल्पर के रूप में। फिर आगे लिखा यहाँ कि सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंक को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। मतलब कि ये जो रिजर्व बैंक को नियंत्रण से मुक्त, रिजर्व बैंक का नियंत्रण हटाया गया, तो क्या फायदा हुआ कि भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को पदार्पण करने का अवसर दिया। मतलब दूसरे बैंकों को
सहायता करने का अवसर मिला, उन्हें प्रवेश दिया गया। पदार्पण का मतलब होता है उन्हें देश में प्रवेश दिया गया दूसरे निजी बैंकों को। और कुछ मामलों में रिजर्व बैंक की बिना सलाह के बैंक निर्णय लेने लगी। फिर आगे लिखा, बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। जब दूसरे बैंकों को प्रवेश दिया गया तो कितना 74% विदेशी बैंकों की भागीदारी बढ़ी भारत में। फिर आगे लिखा, कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को और अधिक युक्ति संगत बना सकते हैं। मतलब कुछ शर्तें होती है बैंक की, सरकार कुछ नियम बनाती है, तो उन नियमों को पूरा करके अब व्यक्ति क्या कर सकता था, बैंक की और शाखाएं खोल सकता था। और जो पुराने जाल है, मतलब बैंकों को लेकर पुरानी जो शाखाएं थी, युक्ति संगत बना सकते उसको, मतलब कि उसके जो कारण थे, जो विवाद थे, है ना, उन सबको सुलझाकर उसे एक नया रूप दे सकते थे। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ने पूरी तरीके से अपने नियंत्रण हटा दिए। आज भी हमारे देश में नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक ही करती है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। कुछ मामलों में रिजर्व बैंक क्या करती है कि अन्य बैंक किस दर से ऋण देगी इसका निर्धारण कर रही है। रिवर्स रेपो रेट इस सबका निर्धारण रिजर्व बैंक ही कर रहा है। ठीक, फिर आगे लिखा है यहाँ पर कि विदेशी निवेश संस्थाओं FII तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। मतलब रिजर्व बैंक के नियंत्रण कम होने से क्या क्या हुआ, व्यापारिक बैंक क्या होता है, जो जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है व्यापारिक बैंक। म्यूचुअल फंड क्या करता है, निवेशकों के साथ हमें अपना पैसा लगाने की सुविधा देता है। निवेशक कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टॉक, बॉन्ड आदि को खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम क्या कर सकते हैं, हमारा पैसा लगा सकते हैं। फिर पेंशन कोष, ऐसा कोष होता है जिसमें क्या होता है, कर्मचारी जब काम करता है तो उसके रोजगार के दिनों में उसको जब रोजगार मिलता है तो उसकी कुछ धनराशि को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और सेवानिवृत्ति के बाद उसे दिया जाता है। तो ये सभी भी क्या कर सकते थे, अब भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश कर सकते थे। इन्हें भी भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश करने की अनुमति मिल गई थी। पहले ऐसा था कि कौन व्यक्ति निवेश करेगा कौन नहीं करेगा, ऐसा था, लेकिन आज हर एक व्यक्ति बाजार में निवेश कर सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारतीय वित्तीय बाजार क्या है। तो भारतीय वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसके ऊपर देश को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी होती है। यह कैसे बचत करे, क्या निवेश करे, इनके मामले में विचार करके देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। तो यहाँ आपको समझ आया कि उदारीकरण की नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुए। बहुत ही आसान था कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार का मतलब है कि रिजर्व बैंक के जो नियंत्रण थे उन्हें एक सीमा तक कम किया गया, जिससे अनेकों बैंकों का भारत में आगमन हुआ। बैंकों के आगमन से भारत को फायदा हुआ। ठीक है, कुछ मामलों में रिजर्व बैंक आज भी नियंत्रण रखती है। फिर आगे बोला कि कौन कौन बैंक निवेश कर सकती है, ये सब हमने इसमें जाना। फिर भी किसी पॉइंट को लेकर डाउट है तो जल्दी से पूछिए।